वो हेलिकॉप्टर जा गए वो सामने, अचानक नाजिया ने चीख कर कहा तो उन सबकी नजरें तेजी से उस तरफ को मुड़ गईं जिस तरफ नाजिया देख रही थी। और फिर उन सब की नजरें उनकी तरफ ऐसे चिपक सी गईं जैसे लोहा मगनातीस से चिपक जाता है। ये तीन हेलीकॉप्टर, जिनमें से एक आम सा और दो गनशिप हेलीकॉप्टर थे, उन तीनों का रुख इस बंद लॉन्च की तरफ था जो अब सीधी दरिया में आगे की तरफ तैरती चली जा रही थी। और फिर सादा हेलीकॉप्टर, जिस पर वाज़ी तौर पर सीक्रेट सर्विस का महसूस निशान नजर आ रहा था, वो पीछे रह गया। और दोनों गनशिप हेलीकॉप्टर तेजी से आगे बढ़े और चंद लम्हों बाद फिजा खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। उसके साथ ही दरिया पर तैरती हुई बंद लॉन्च हजारों टुकड़ों में तब्दील होकर दरिया में फैल गई। और फिर उनके देखते ही देखते दोनों गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने पूरे दायरे से खौफनाक फायरिंग शुरू कर दी। और काफी देर तक फायरिंग करने के बाद वो दोनों गनशिप हेलीकॉप्टर्स तेजी से मुड़े और फिर जिधर से आए थे उधर ही चले गए। लेकिन सीक्रेट सर्विस का हेलीकॉप्टर वहीं मौजूद था। वो मर गया, इमरान मर गया, वो नहीं बच सकता, मैं कहती हूँ उसे बचाओ, ओ गार्ड वो मर गया। यकलख शाहीना लारा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोते हुए कहना शुरू कर दिया। खामोश रहो, मत बदशगुनी करो, जूलिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तुम सब उसके दुश्मन हो, तुम उसके दुश्मन हो, शाहीना लारा ने और ज्यादा चीखते हुए कहा। यूं लगता था जैसे उसे अचानक कोई दौरा सा पड़ गया हो। खुदा के लिए खामोश हो जाओ प्लीज, यकलख सालिया ने आगे बढ़कर शाहीना लारा के मुंह पर हाथ रखते हुए उसीले लहजे से कहा। हेलीकॉप्टर हमारी तरफ मुड़ रहा है, ओट में हो जाओ, जूलिया ने चीखते हुए कहा। और वो सब तेजी से झाड़ियों की ओट में लेट गए और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरकर शहर की तरफ उड़ता चला गया। और फिर जैसे वो सब उठे, शाहीना लारा फिर चीख उठी, क्या वाकई इमरान बच जाएगा? एक बार फिर शाहीना लारा पर इमरान की हमदर्दी का दौरा पड़ने लगा। अगर तुमने मेरे बारे में भी यही उम्मीदें रखी तो फिर मेरा बचना महाल है। अचानक एक ऊंची झाड़ी के पीछे से इमरान ने बाहर आते हुए कहा तो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। उसका लिबास गीला हो रहा था। ये तुम्हारे लिए मरी जा रही थी, क्यों? जूलिया ने आगे बढ़कर इमरान से मुहातिब होकर कहा। प्राइमरी स्कूल में खाली जगह पुर करने लिखा जाता है, ये भी खाली जगह पुर करने की कोशिश कर रही थी, इमरान ने कहा। क्या मतलब, मैं समझी नहीं, जूलिया ने हैरान होकर कहा। शुक्रिया इमरान, मैं वाकई तुम्हारे लिए बेहद परेशान थी, शाहीना लारा ने इमरान की इस बात को अपने लिए तारीफ समझते हुए कहा। मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम कैप्टन शकील के लिए परेशान होना चाहिए, क्योंकि नाम नहाद ही सही, बहरहाल तुम उसकी बीवी हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, शागल का हेलीकॉप्टर इधर घारक शहर की तरफ क्यों गया है? सफदर ने शायद मौजू बदलने के लिए कहा। इसकी वजह तुम बने हो, इमरान ने जवाब दिया तो सफदर समेत सब बेएहतियात चौंक पड़े। मैं बना हूं, क्या मतलब? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम उस लांच है कप्तान राहुल को साथ उठा लाए हो, इसलिए, इमरान ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बात करो, ये क्या पहेलियां भिजवा रहे हो? जूलिया ने उसीले लहजे में कहा। राहुल अगर लांच के अंदर होता तो लांच के परहचे उड़ने के साथ उस राहुल के टुकड़े भी उड़ जाते और तुमने देखा कि शागल है गन हेलीकॉप्टरों की वापसी के बावजूद उस जगह मौजूद रहा जहां लांच को उड़ाया गया है। वो लाशें चेक करना चाहता था, लेकिन जाहिर है लांच में कोई इंसान मौजूद ही ना था, इसलिए उसे लाश या इंसानी जिस्म के टुकड़े और खून नजर नहीं आया होगा। इसलिए वो समझ गया होगा कि लांच जिस वक्त तबाह हुई उस वक्त उसमें कोई इंसान मौजूद ना होगा। और अब वो इसलिए घारक शहर गया है ताकि हमारे आगे बढ़ने को रोक कर हमें हलाक कर सके, इमरान ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है इमरान साहब, वाकई मेरी वजह से आपका तमाम मंसूबा नाकाम हो गया है, लेकिन ये राहुल हमारा दुश्मन एजेंट नहीं था। ये आम आदमी है जो नौकरी करके अपना और अपने बच्चों का रिस्क कमा रहा है। इसकी मौत पर हमें यकीनन दुख होता, सफदर ने कहा। तुम्हारी हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन इस कदर जबरदस्त मंसूबा तो नाकाम हो गया, जूलिया ने इमरान की साइड लेते हुए कहा। वो क्या कहते हैं कि जब तक ईंट बजाने का सांचा मौजूद है उस वक्त तक ईंटें बनती ही रहेंगी, और जब तक मैं मौजूद हूं तब तक मंसूबे बनते ही रहेंगे। एक मंसूबा नाकाम हो गया है तो क्या हुआ, दूसरा कामयाब हो जाएगा। और सफदर की बात दुरुस्त है, हमारा ये मंसूबा नाकाम नहीं हुआ, बल्कि एक इंसान की जान बच गई है और हम सबकी जानें बच गई हैं। अगर सफदर उठकर कैप्टन कैबिन से आने वाली ट्रांसमीटर की आवाज़ें सुनकर हमें ना बताता तो हम तो इत्मीनान से लांच में बैठे रह जाते, और ऐसी सूरत में जब इस अंदाज में मिसाइल लांच पर पड़ते तब इस मंसूबे का दुरुस्त मानों में हशर हो जाता। इमरान ने सफदर के लटके हुए चेहरे को देखकर कहा तो सफदर का चेहरा यकलख खिल उठा। शुक्रिया इमरान साहब, आपने वाकई मुझे हौसला दे दिया है, लेकिन अब नया मंसूबा क्या हो सकता है? सफदर ने कहा। यहाँ से कुछ फासले पर दरिया पर घाट है जहाँ लांचें मछली के शिकार और दरिया की सैर के लिए किराए पर मिलती हैं। अब शागल के जहन में ये बात ना आएगी कि हम दोबारा लांच हासिल कर सकते हैं, इसलिए अब वो ज़मीनी रास्तों पर हमें ट्रेस करके हलाक करने की कोशिश करता रहेगा, जबकि हम लांच के जरिए जल्दी और आसानी से सोजाम पहुंच जाएंगे और फिर वहां से सांदर जंगल में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त बेहद कम है और एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है। इसलिए आओ किनारे किनारे चलें और हम आसानी से घाट पर पहुँच जाएंगे, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दी और फिर वो सब इमरान की रहनुमाई में आगे बढ़ते चले गए। हैरत है इमरान साहब,
कि आपका ज़हन कैसा है कि आपने इतनी आसानी से दूसरा शानदार मंसूबा बना लिया, इंतहाई सादा लेकिन कामयाब। शाहीना लारा ने आगे बढ़कर इमरान के साथ चलते हुए कहा, कैप्टन शकील मेरा भाई है और इस लिहाज से आप मेरी भाभी हैं, लिहाजा आप मेरी बजाय कैप्टन शकील के साथ मिलकर चलें और कुछ नहीं तो रिहर्सल तो हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी कैप्टन शकील बड़ा बोर सा आदमी है, वो बात ही मुश्किल से करता है और उसका चेहरा इस कदर गैर जज्बाती है कि मुझे उलझन होने लगती है। शाहीना लारा ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर सांदर जंगल में किसी कबायली सरदार की बीवी बनकर रहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें शायद मालूम नहीं कि वो कबायली लोग फितरत के किस कदर करीब होते हैं। फिर उनकी महसूस हिस्स उन्हें फ़ौरन बता देती है कि दोनों आदमियों के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात हैं, इसलिए तुम्हारी मामूली से बेजारी और बेरूही का उन्हें फ़ौरन इल्म हो जाएगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं वाकई ऐसा नहीं चाहती जैसा तुम कह रहे हो। शाहीना लारा ने कहा, तो फिर कैप्टन शकील से ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम वाकई उसकी बीवी हो। इमरान ने कहा, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है शाहीना लारा, तुम्हें मैंने पहले ही समझाया है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर तुम बाजिद रही तो तुम्हारी लाश जहाँ पड़ी रह जाएगी। जूलिया ने आगे बढ़कर हासे उसीले लहजे में कहा, देखो जूलिया कैसी शानदार अदाकारी कर रही है, तुम भी ऐसी ही अदाकारी करो कैप्टन शकील के साथ। इमरान ने आहिस्ता से कहा तो शाहीना लारा बेएहतियात चौंक पड़ी। ओ तो जूलिया अदाकारी कर रही है? शाहीना लारा ने चौंक कर कहा, हाँ, ताकि जंगल से सही सलामत वापस आ जाए और किसी कबायली की बीवी बनकर उसे जंगल में ना रहना पड़े। इमरान ने कहा, ठीक है मैं समझ गई, अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना होगी। शाहीना लारा ने कहा और उसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़ी और सबसे आखिर में जोसेफ के साथ आए हुए कैप्टन शकील के करीब पहुंचकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। कोई खास बात जो तुम इस अंदाज में चल रही हो? कैप्टन शकील ने हासे खुरदरे लहजे में कहा, मुझे इमरान साहब ने बता दिया है कि मैंने हर सूरत में तुम्हारी बीवी का किरदार अदा करना है, वरना कबायली मुझे जंगल में अपने पास रख लेंगे और मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अब तुम मुझे जो चाहे रवैया इख्तियार करो, मुझे हर हाल में तुम्हारी बीवी का किरदार अदा करना ही होगा। शाहीना लारा ने कहा तो कैप्टन शकील बेएहतियात हंस पड़ा। इमरान साहब ने जूलिया के हाथों तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए ये मशवरा दिया है। तुमने बहरहाल जंगल में जाकर बीवी की अदाकारी करनी है, लेकिन तुमने तो यहीं से आगाज़ कर दिया है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो मर्जी आए कहो, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। शाहीना लारा ने कहा तो इस बार कैप्टन शकील के साथ साथ चलता हुआ जोसेफ भी बेएहतियात मुस्कुरा दिया। शागिल कमरे में बड़ी बेचैनी से टहल रहा था। घारग में उसका छोटा सा सेंटर था जिसका इंचार्ज महादेव था। महादेव का काम अब तक मुकामी अफराद में से ऐसे लोगों को ट्रेस करना था जो मुल्क कौम के खिलाफ किसी गैर मुल्की मदद कर रहे हों। महादेव की तरबियत ऐसी ना थी कि वो इमरान और उसके साथियों के मुकाबिल खड़ा हो सके और ये बात शागिल भी जानता था। इसलिए उसने महादेव को माया देवी के मातहत करके उन दोनों को इमरान और उसके साथियों की तलाश पर लगा दिया था और माया देवी ने चेकिंग के लिए हेलीकॉप्टर ले जाने की दरख्वास्त की थी, जो शागिल ने इसलिए मंजूर कर ली थी कि इस तरह आसानी से इमरान और उसके साथियों को ट्रेस किया जा सकता है। और उन्हें गए हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी वापसी ना हुई थी। इसलिए शागिल बेचैनी के आलम में कमरे में मसलसल टहल रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और माया देवी अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे महादेव था। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? बोलो, क्या रिपोर्ट है? बोलो, शागिल ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। बॉस, हमने पूरे घारग और उसके इर्द गिर्द के तमाम नवाही इलाकों का अच्छी तरह जायज़ा ले लिया है, लेकिन ये ग्रुप कहीं नज़र नहीं आया। हमने यहाँ की चेक पोस्ट के इंचार्ज से भी बात की है, उसने भी यही बताया है कि इस चेक पोस्ट को अभी तक किसी गैर मुल्की या मुकामी आदमी या किसी ग्रुप ने क्रॉस नहीं किया। हमने उस सड़क पर भी दूर तक चेकिंग की है, खासतौर पर 2 बसों को रोककर उनकी खास चेकिंग की है जो सड़क घारक से सोजाम की तरफ जाती हैं, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो उसका। अलबत्ता माया देवी ने बात करते करते अलबत्ता कहकर रुक गई। अलबत्ता क्या? बोलो, रुक क्यों गई हो? शागिल ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, सर, मैंने दरियाई सापी में एक लांच को सोजाम की तरफ जाते देखा है। मैं हेलीकॉप्टर उस लांच के ऊपर ले गई, लेकिन वहाँ मुकामी पायलट के साथ एक मुकामी आदमी मौजूद था और कोई आदमी मौजूद ना था। माया देवी ने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि पूरा ग्रुप बाहर खड़े होकर तुम्हें हाथ लहराकर अपनी गिनती पूरी कराता? नॉनसेंस! क्या उनकी लांच तो तबाह हो गई थी, फिर लांच वो कहाँ से ले सकते हैं? शागिल ने तेज लहजे में कहा, जनाब, जहाँ एक घाट है जहाँ से लांचें किराए पर और मछली के शिकार के लिए मिलती हैं। माया देवी के साथ खड़े हुए महादेव ने पहली बार बोलते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा बेहद मोदबाना था और चूंकि शागिल भी खड़ा था, इसलिए माया देवी और महादेव दोनों भी शागिल के सामने खड़े रहने पर मजबूर थे। फिर तुमने घाट से मालूम किया? शागिल ने चीख कर कहा, यस सर, लेकिन वहाँ कोई ग्रुप नहीं था। एक मुकामी आदमी ने लांच दरिया की सैर के लिए किराए पर ली। लांच का कैप्टन शर्मा उनका अपना खास आदमी है। महादेव ने जवाब देते हुए कहा, उस आदमी ने लांच सैर के लिए ली है? ये क्या बात हुई? दरिया में सैर का क्या मतलब हुआ? शागिल ने तेज लहजे में कहा, यहाँ के लोग लांचें किराए पर लेकर दरिया की सैर के लिए जाते रहते हैं सर। महादेव ने मोदबाना लहजे में कहा, ये लांच किसने दी है किराए पर? शागिल ने आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते हुए कहा और साथ ही उसने माया देवी और महादेव को भी इशारे से कुर्सियों पर बैठने का कहा। सर, घाट का
ठेकेदार है राम गुरदेव। खासा अमीर आदमी है। उसकी मलकियत में 10 लांचें हैं जो किराए पर देता रहता है। ये लांच भी उसी ने किराए पर दी है। महादेव ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। जाओ और राम गुरदेव को यहाँ ले आओ जल्दी, फौरन, और फिर उसे बड़े कमरे में जंजीरों से जकड़ दो, फिर मुझे इत्तला करो, शागिल ने कहा। यस सर, महादेव ने होंठ चबाते हुए कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। सर, इस तरह राम गुरदेव के आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए क्यों ना वहाँ जाकर उसे पूछ-गूछ कर ली जाए, माया देवी ने कहा। तुम मुझे अहमक समझती हो, बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस तुमसे भी कम समझदार हूँ? क्यों? शागिल ने यकला थलक के बल चीखते हुए कहा। सॉरी सर, मेरा ये मतलब ना था, माया देवी ने सहमे हुए लहजे में कहा। आइंदा ख्याल रखना वरना गोली मार दूंगा। यूं ये मुकामी लोग आसानी से सच नहीं बोलते, उन पर तशद्दुद करना पड़ता है, और वहाँ घाट पर जब हम उस पर तशद्दुद करेंगे तो ये देहाती इलाका है, लोग हमारे गले पड़ जाएंगे, जबकि यहाँ वो सब कुछ चंद लम्हों में उगल देगा। शागिल ने तेज तेज लहजे में कहा। यस सर, आप बेहतर समझते हैं, आप तजर्बाकार हैं सर, माया देवी ने गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहा। तुम्हें भी सोच समझकर बात करनी चाहिए, शागिल ने इस बार हाथ से नर्म लहजे में कहा, और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद महादेव अंदर दाखिल हुआ। राम गुरदेव को बेहोश करके जंजीरों में जकड़ दिया गया है जनाब, महादेव ने इतला देते हुए कहा। उसे क्या कहकर ले आए हो यहाँ? शागिल ने कुर्सी पर उठते हुए कहा। उसके उठते ही माया देवी भी उठ खड़ी हुई। मैंने उसे कहा है कि आप उससे मिलना चाहते हैं तो वो फौरन मेरे साथ चल पड़ा। यहाँ पहुंचकर मैंने उसकी नाक पर गैस फायर करके उसे बेहोश कर दिया, और फिर मेरे आदमी ने उसे जंजीरों में जकड़ दिया, महादेव ने जवाब देते हुए कहा। चलो मैं देखता हूँ कि ये क्या कहता है, तुम भी आओ माया देवी, शागिल ने कहा, और फिर चंद लम्हों बाद वो करीबी बड़े कमरे में पहुंच गए। यहाँ दीवार के साथ मुंसलिक जंजीरों में एक लंबे कद और भारी लेकिन वर्जिशी जिस्म का मालिक आदमी बेहोशी के आलम में जकड़ा हुआ था। महादेव के आदमियों ने सामने 3 कुर्सियां रख दी। कूड़ा है तुम्हारे पास? शागिल ने कुर्सी पर बैठते हुए महादेव से पूछा। यस सर, महादेव ने जवाब दिया। कोड़ा मंगवाओ और उसे मारने वाला आदमी भी बुलाओ। ये मुझे मोटे दिमाग का आदमी नजर आ रहा है, ये आसानी से सच नहीं बोलेगा, शागिल ने कहा। तो महादेव ने अपना एक आदमी बुलाने और साथ ही कोड़ा ले आने का हुक्म दे दिया। माया देवी शागिल की साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी, जबकि महादेव उसके साथ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। चंद लम्हों बाद एक आदमी हाथ में हारदार कोड़ा उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसने शागिल को सलाम किया। उसे होश में ले आओ, शागिल ने महादेव से कहा। तो महादेव ने जेब से एक लंबी गर्दन वाली बोतल निकाली और राम गुरदेव के करीब जाकर उसने बोतल का ढकना हटाया और बोतल का धाना उसकी नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद जब गुरदेव के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो उसने बोतल हटाई और उसका ढक्कन लगाकर उसने बोतल को वापस जेब में डाला और वापस आकर पहले वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा क्या नाम है? शागिल ने कूड़ा ब्रादर से पूछा। सर ने जनाब, उस आदमी ने जवाब दिया। जब मैं कहूँ तो तुमने उस वक्त तक मुसलसल उस पर कोड़े बरसाने हैं जब तक मैं इशारे से बंद ना कराऊं। अगर तुम ढीले पड़े तो तुम्हारा भी यही हशर किया जाएगा, शागिल ने तेज लहजे में कहा। यस सर, हमने तो आपके हुक्म की तामील करनी है, सिरन ने जवाब देते हुए कहा। इस दौरान राम गुरदेव को होश आ गया और अब वो अपने कदमों पर सीधा खड़ा हो गया। ये सब क्या है? ये क्या है? मुझे क्यों जंजीरों में जकड़ा गया है महादेव? ये क्या है? गुरदेव ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे जानते हो? मेरा नाम शागिल है और मैं काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ हूँ, शागिल ने कहा। यस सर, लेकिन मुझे बांधा क्यों गया है? मैंने क्या जुर्म किया है? गुरदेव ने पूछा। सुनो, ये कोड़ा ब्रादर देख रहे हो? ये मेरे इशारे पर तुम्हारी बोटियां उड़ा देगा और यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए जो सच है वो बता दो वरना, शागिल ने चीखते हुए लहजे में कहा। क्या बताऊं जनाब, आप पूछें, जो सच होगा मैं बता दूंगा। आप जैसे बड़े अफसर के सामने मैंने झूठ बोलकर अपनी ही मौत को आवाज़ देनी है, गुरदेव ने कहा। तुमने लांच किराए पर दी है? कितने आदमी आए थे तुम्हारे पास? शागिल ने कहा। एक आदमी जनाब, उसने कहा कि मैंने दरिया की सैर करनी है और उसने 2 घंटों का किराया पेशगी दे दिया तो मैंने लांच उसे दे दी, गुरदेव ने जवाब दिया। सिरन, इसकी बोटियां उड़ा दो, ये झूठ बोल रहा है, शागिल ने यकलख चीखते हुए कहा और गुरदेव के साथ खड़े हुए सिरन का बाजू तेजी से घुमा और कमरा गुरदेव के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। अभी उसकी चीख मुकम्मल ना हुई थी कि सिरन का बाजू दूसरी बार घुमा। रुक जाओ, बताता हूँ, रुक जाओ, यकलहत गुरदेव ने हलक के बल चीखते हुए कहा। तो शागिल ने हाथ उठाकर सिरन को कूड़ा मारने से रोक दिया। जबकि गुरदेव की हालत 2 कोड़े खाकर बेहद खराब हो रही थी। कोड़े ने उसका लिबास ना सिर्फ फाड़ दिया था बल्कि उसके जिस्म पर भी जख्म डाल दिए थे। गुरदेव का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ सा गया। सब कुछ सच बता दो वरना, शागिल ने गर्राते हुए लहजे में कहा। वो मेरे पास अकेला आदमी आया था, लेकिन मुझे कैप्टन शोनी ने ट्रांसमीटर कोड पर बताया था कि लॉन्च में 9 अफराद सवार हैं, जिनमें 5 मर्द और 4 औरतें हैं, और ये सब घाट से काफ़ी आगे जाकर लॉन्च में सवार हुए हैं। मैंने उसे होशियार रहने के लिए कहा और उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रांसमीटर पर कोड राब्ता, इसका क्या मतलब हुआ? शागिल ने हैरान होकर कहा। यह हमारा आपस में तैयार करदा कोड है जिसका मुसाफिरों को पता नहीं चलता, गुरदेव ने जवाब दिया।
ये कैसे हो सकता है, मिसाल दो, शागल ने तेज लहजे में कहा। मैं कॉल करता हूँ तो अगर कोर्ट में बात करनी होती है तो मैं हेलो हेलो कहने की बजाय हालो हालो कहता हूँ। उसे लॉन्च कप्तान समझ जाता है कि बात कोर्ट में होगी। मैं पूछता हूँ कि मौसम कैसा है तो वो कहता है कि मौसम ओके है या अच्छा नहीं है। इसका मतलब होता है कि लॉन्च में सवार अफराद लॉन्च को चोरी करने के बारे में बातचीत नहीं कर रहे या कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि लॉन्च किराए पर ले जाकर लोग कप्तान को मार देते हैं या उतार देते हैं और लॉन्च चोरी कर लेते हैं। गुरदेव ने रुक रुक कर जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबती जा रही थी। जख्मों की वजह से उस पर नींद बेहोशी सी तारी हो रही थी। उसे उठाकर बाहर फेंको और महादेव और माया देवी, तुम मिसाइल गन लेकर मेरे साथ चलो, हमने उस लॉन्च को तबाह करना है। उसने वो शैतान जा रहे हैं, शागल ने तेज लहजे में कहा और फिर एक लिहाज से बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद शागल, महादेव और माया देवी तीनों शागल के खसूसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर फिजा में उड़ते चले जा रहे थे। शागल के हुक्म पर हेलीकॉप्टर ने दरियाई सापी के ऊपर रखा और उसका रुख सोजाम की तरफ था। शागल और माया देवी दोनों खिड़कियों से मुंह निकाले आंखों से दूरबीनें लगाए हुए थे ताकि गुरदेव की लांच को दूर से ही चेक कर सकें। गुरदेव ने उन्हें बताया था कि उसकी लांचों की महसूस निशानी सुरह रंग का झंडा है जिसके अंदर कुंडली मारे कोबरा सांप की तस्वीर बनी हुई है। और फिर तकरीबन 40 मिनट की तेज रफ्तारी के बाद अचानक माया देवी को दरिया के दरमियान एक धब्बा सा दिखाई देने लगा, लेकिन वो दानिस्ता खामोश रही थी क्योंकि पहले वो शागल से पहली लांच के बारे में बताने पर उसे झाड़ खा चुकी थी। ये लांच है, यकीनन पायलट रफ्तार कम करो और बुलंदी पर रहना, हो सकता है कि ये शैतान नीचे से फायर खोल दें। शागल ने कहा तो पायलट ने ना सिर्फ हेलीकॉप्टर की रफ्तार कम कर दी बल्कि उसकी बुलंदी में भी इजाफा कर दिया। सर, ये लांच तो वापस आ रही है, अचानक माया देवी ने कहा। वापस आ रही है? क्यों? क्या मतलब क्यों वापस आ रही है? बोलो, क्यों वापस आ रही है? शागल ने अजीब से लहजे में कहा। शायद उसे खुद भी समझ ना आ रही हो कि वो इस बात पर क्या कहे। ये शायद हमारे दुश्मनों को सोजाम पहुंचाकर वापस आ रही है जनाब, माया देवी ने कहा। दरियाए सापी सोजाम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बहता है, इसलिए अगर ये लोग उतर गए हैं तो फिर ये अभी तक सोजाम नहीं पहुंचे होंगे, शागल ने कहा। सर, ये लोग बेहद शातिर लोग हैं, हो सकता है कि उन्होंने हमें दूर से देखकर लांच घुमाकर उसका रुख बदल दिया हो ताकि हम यही समझें कि ये लांच हाली है, माया देवी ने कहा। ओह, वाकई ऐसा भी हो सकता है, ये वाकई शातिर तरीन लोग हैं, लेकिन अब इस बात की चेकिंग कैसे की जाए? शागल ने कहा। जनाब, हर लांच में ट्रांसमीटर मौजूद होता है और उन सब की फ्रिक्वेंसी भी एक ही रखी गई है ताकि इमरजेंसी की सूरत में उनसे बात हो सके। अगर आप हुक्म दें तो मैं राब्ता करूं, महादेव ने कहा। तो शागल और माया देवी दोनों चौंक पड़े। ये कैसे हो सकता है कि जनरल फ्रिक्वेंसी पर खास लांच से राब्ता किया जा सके? माया देवी ने कहा। जनाब, लांच पर उसका महसूस नंबर होता है और मुझे गुरदेव ने बताया था कि जो लांच किराए पर दी गई है उसका नंबर 11 है। ये नंबर जब जनरल फ्रिक्वेंसी के साथ शामिल कर दिया जाए तो फिर 11 नंबर लांच से ही राब्ता होगा, महादेव ने जवाब दिया। ओ, करो बात उससे फ़ौरन, और जब राब्ता हो जाए तो फिर मुझसे उसकी बात कराओ, शागल ने कहा। तो मायादेव ने अंदरूनी जेब से एक छोटा सा जदीद ट्रांसमीटर निकाला और उस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो कैप्टन शकील, जवाब दो। हेलो हेलो ओवर, महादेव ने बार बार कॉल देते हुए कहा। कैप्टन लांच 11 अटेंडिंग यू, कौन बोल रहा है? ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं हेलीकॉप्टर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस बजाते खुद हेलीकॉप्टर में तशरीफ फरमा है। उनसे बात करो और सुनो, उनके सवालों का दुरुस्त जवाब देना, वरना तुम अपने बाल बच्चों समेत इबरतनाक अंजाम से दोचार हो जाओगे। ओवर, महादेव ने बड़े सख्त लहजे में कहा। कराएं बात जनाब। ओवर। इस बार दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में जवाब दिया गया। हेलो चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस, शागल बोल रहा हूँ। ओवर। शागल ने ट्रांसमीटर लेकर तहकुमाना लहजे में कहा, जबकि इस दौरान पायलट दरिया में तैरती हुई लांच नंबर 11 के ऊपर लेकिन हाथी बुलंदी पर हेलीकॉप्टर उठाए चला जा रहा था। यस सर, हुक्म सर। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या नाम है तुम्हारा? ओवर। शागल ने कहा। क्योंकि गुरदेव ने उसे इस लांच के कैप्टन का नाम शोनी बताया था, शागल ने कंफर्म करने के लिए दरिया में तैरने वाली लांच वही है या कोई और, उससे नाम पूछा। मेरा नाम कैप्टन शोनी है और ये नंबर 11 लांच है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम्हारी लांच कहाँ है इस वक्त? ओवर। शागल ने पूछा, दरिया में सर, और मैं आपकी हेलीकॉप्टर आसमान पर उड़ता हुआ देख रहा हूँ सर, कैप्टन शोनी ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा मालिक राम गुरदेव इस वक्त हमारी तहवील में है और उसने बताया है कि तुमने उसे ट्रांसमीटर पर कोर्ट में बताया था कि लांच पर 9 अफराद सवार हैं, क्या ये दुरुस्त है? यस सर, लांच एक आदमी ने किराए पर ली है, लेकिन कुछ फासले पर दरिया के किनारे मजीद 4 औरतें और 4 मर्द मौजूद थे, वो भी लांच में सवार हो गए। ओवर। इस वक्त लांच में कितने अफराद सवार हैं? ओवर। शागल ने पूछा। जनाब, इस वक्त लांच में मेरे अलावा और कोई नहीं, वो सब कांगरी घाट पर उतर गए हैं और उन्होंने मुझे लांच वापस ले जाने का कहा है। ओवर। कहाँ है ये कांगरी घाट? ओवर। शागल ने चौंक कर पूछा। सोजाम के करीब है जनाब, सोजाम शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर। ओवर। कैप्टन शोनी ने जवाब दिया। क्या ये लोग 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे? ओवर।
नहीं सर, कांगड़ी घाट से उन्हें सोजाम तक बड़ी जीप सर्विस मिल जाएगी। ये सर्विस कांगड़ी घाट से सोजाम और सोजाम से कांगड़ी घाट के दरमियान चलती है। ओवर। कैप्टन शोनी ने जवाब दिया। ठीक है, ओके, ओवर एंड ऑल, शागिल ने तेज लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे महादेव के साथ हवाले कर दिया और अपनी जेब से एक और ट्रांसमीटर निकालकर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फिर वो पायलट से मुहातिब हुआ और उसे सोजाम चलने का हुक्म देकर उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। पायलट ने हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ना शुरू कर दिया। हेलो हेलो, शागिल कॉलिंग ओवर, शागिल ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस सर, कैप्टन राजेंद्र अटेंडिंग यू सर, ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सुनो, हम हेलीकॉप्टर पर सोजाम पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी एजेंट जिनकी तादाद 9 है, 5 मर्द और 4 औरतें दरियाई साफी पर सफ़र करते हुए कांगड़ी घाट पर उतरे हैं और उन्होंने कांगड़ी घाट से सोजाम पहुंचना है और लॉन्च कैप्टन के मुताबिक कांगड़ी घाट से सोजाम तक बड़ी जीप सर्विस चलती है। ये लोग यकीनन कोई बड़ी जीप हायर करके सोजाम पहुंचेंगे। तुम फौरन अपने आदमियों समेत कांगड़ी घाट से सोजाम जाने वाले रास्ते पर चेकिंग करो और उन्हें देखते ही गोली से उड़ा दो। ओवर। शागिल ने चीखते हुए लहजे में कहा। यस सर, मैं पहले ही इस रास्ते की बाकायदा चेकिंग कर रहा हूँ। ओवर। कैप्टन राजेंद्र ने कहा। हम आ रहे हैं और हमारे आने से पहले तुम्हें उनका खात्मा करना है। मैं उनकी लाशें देखना चाहता हूँ। ओवर। शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस सर, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद उनका हेलीकॉप्टर सोजाम शहर में वाक़या सीक्रेट सर्विस के सेंटर के खुले अहाते में उतर गया। शागिल, माया देवी और महादेव तीनों नीचे उतरे तो इमारत की तरफ से 2 आदमी तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने शागिल को बाकायदा सैल्यूट किया। कहाँ हैं लाशें? शागिल ने तेज लहजे में कहा। लाशें? जनाब, किसकी लाशें? उनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में कहा। कैप्टन राजेंद्र को मैंने ट्रांसमीटर कॉल में हुक्म दिया था कि मेरे यहाँ पहुँचने से पहले वो पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें जहाँ पहुँचा दी। उसने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? शागिल ने चीखते हुए लहजे में कहा। उसी लम्हे एक आदमी दौड़ता हुआ इमारत के कंपाउंड गेट में दाखिल हुआ। जनाब, जनाब, कैप्टन राजेंद्र को गोली मार दी गई है, वो शदीद जख्मी है, उस आदमी ने चीख कर कहा तो शागिल समेत सब बेएहतियात उछल पड़े। कहाँ है कैप्टन राजेंद्र? किसने मारी है गोली? बोलो, शागिल ने चीखते हुए लहजे में कहा। बोस ने एक जीप को रोका तो उसमें 9 अफराद सवार थे। बोस ने जकलहत असलहा निकाल कर उन्हें हैंड्स अप करके जीप से बाहर आने का कहा तो उनमें से एक हबशी ने अचानक फायर खोल दिया और कैप्टन साहब नीचे गिर पड़े और जीप तेजी से आगे बढ़ गई। हमने उस पर फायरिंग की लेकिन वो इस कदर तेज रफ्तार थी कि हमारी गोलियां उस तक ना पहुंच सकी, आने वाले ने कहा। उसी लम्हे फाटक से एक जीप अंदर दाखिल हुई और शागिल के करीब आकर रुक गई। उसमें से 4 अफराद बाहर आए। जनाब, कैप्टन राजेंद्र हलाक हो गए हैं और मुजरिम निकल गए हैं, वो जंगल में दाखिल हो गए हैं, एक आदमी ने शागिल को सलाम करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि वो लोग हमारी सारी कोशिशों के बावजूद हमारे हाथों से निकलकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के एरिया में चले गए हैं? वेरी सैड, रियली वेरी सैड, शागिल ने ऐसे अफसोस भरे लहजे में कहा जैसे जवारी अपनी आखिरी पूंजी जुए में हार कर जुए को बुरा भला कहता है। बॉस, हम उनके पीछे भी तो जा सकते हैं, माया देवी ने कहा। यही तो मुसीबत है, सदर साहब ने मुझे यहाँ तक पाबंद कर दिया है, वरना मैं कब्र तक उनका पीछा ना छोड़ता। मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ कर्नल रामेश और कौमी सलामती के मशीर कर्नल कृष्ण दोनों दोस्त हैं और दोनों ने मिलकर सदर साहब को पट्टी पढ़ाई है, शागिल ने रो देने वाले लहजे में कहा।